हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था के अंतर्गत हम धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे इस टॉपिक के अंदर आज का जो लेक्चर आएगा वो आपके गवर्नर के ऊपर आएगा। मतलब राज्यपाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती है, उनके पास कौन सी विधानिक शक्तियाँ होती हैं और उनके पास क्या कोई क्षमादान की शक्ति है या नहीं, और अगर क्षमादान की शक्ति है तो राज्यपाल और उनमें क्या अंतर होता है। इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा वो बिहार स्पेसिफिक होगा, तो हम बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स को ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 तस्वीरें लगाई गई हैं। तो देखिएगा, ये जो तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, ये किनकी तस्वीर है? सर जेम्स, इनका नाम है सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और ये जो थे ना, बिहार के पहले गवर्नर थे। बिहार के पहले गवर्नर, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और इनका जो कार्यकाल था वो 1936 से लेकर के 1937 तक रहा था। तो ये स्वतंत्रता के पूर्व की बात थी। अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारे बिहार के गवर्नर थे, यानी कि जो राज्यपाल थे, वो कौन थे, तो उनका नाम था जयराम दास दौलतराम। ये उनकी तस्वीर है। और इनका जो कार्यकाल था ये 1947 से लेकर के 1948 ईस्वी तक क्या होता है, ये बिहार के गवर्नर रहते हैं। इसके बाद अगर आप आगे की ओर देखोगे तो एक सवाल और पूछा जाता है कि बिहार के ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो बिहार के राज्यपाल रहे और आगे चल करके वो क्या बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो ऐसे 2 व्यक्ति थे, जिनमें पहला जो नाम आप देख पा रहे होगे वो किनका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के 3rd प्रेसिडेंट बनते हैं। मतलब भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाए कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन बनते हैं? ये हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके अलावा बिहार के एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम, जो बिहार के राज्यपाल भी रहे और आगे चल कर के राष्ट्रपति भी बने। इनका नाम था रामनाथ कोविंद, जो आगे चल करके क्या बनते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो ये तो आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है। अब हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम ये देखेंगे, अनुच्छेद बाय अनुच्छेद देखने का प्रयास करेंगे कि किस अनुच्छेद में कौन सी बातें बोली गई है, और एक एक अनुच्छेद को हम डिटेल में समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, संविधान में अगर देखा जाए ना, तो संविधान में एक बार भाग की चर्चा कर लेते हैं। संविधान का भाग 1 जो है वो किस चीज़ से संबंधित होगा? वो राज्य से संबंधित होता है। और अगर मैं बात करूं संविधान के भाग 2 की, तो संविधान का भाग 2 किस चीज़ से संबंधित होता है? नागरिकता। संविधान का भाग 3 जो होता है वो किस चीज़ से संबंधित होता है? वो आपका संबंधित है किस चीज़ से? मौलिक अधिकार से। और अगर संविधान का भाग 4 की बात करें, तो संविधान का जो भाग 4 होता है वो केंद्र सरकार यानी कि संघ से संबंधित होता है। और अगर संविधान के भाग 5 की बात करें, तो संविधान का भाग 5 जो होता है वो किससे संबंधित होगा? राज्य सरकार से संबंधित होगा। और हम आज जो इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो कौन सा भाग होगा? संविधान का 5 भाग होगा, 5 से। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो एक एक अनुच्छेद के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153। 153 अनुच्छेद जो है वो क्या बोलता है? इसमें बोला गया है, देयर शैल बी अ गवर्नर इन अ स्टेट। मतलब हर राज्य में राज्यपाल का एक पद होगा, ये बोला गया है। तो सवाल ये उठता है कि हर राज्य में जब राज्यपाल का एक पद होगा, तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या ये संवैधानिक पद है? तो जी हाँ, गवर्नर जो होता है वो कैसा होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? संवैधानिक पद होता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, लेकिन इसी में आगे चल करके एक संशोधन भी किया जाता है। आगे चल करके अगर आप देखोगे तो एक संशोधन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में लाया जाता है और 1956 में ये इस बात पर जोर देता है कि एक राज्य के अगर राज्यपाल है तो वो एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति ही एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, ये बोला गया है कब। और इससे रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि 7वां संविधान संशोधन जो 1956 ईस्वी में लाया गया था वो किस बात से संबंधित होगा। तो आपको उसमें टिक करना होगा कि एक ही व्यक्ति जो होगा एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि राज्यपाल का पद फिर बनाया क्यों गया है, आखिरकार हमें राज्यपाल के पद की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका जवाब है, देखिएगा यहाँ पर इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि राज्यपाल जो होता है वो एक एजेंट की तरह काम करता है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी कि ये कैसे काम करेंगे, तो पहला हो सकता है कि एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार के कैसे होंगे, केंद्र सरकार के एक एजेंट यानी कि उसके कार्यकर्ता के रूप में इसे नियुक्त किया जाएगा। दूसरा जो होता है, दूसरा गवर्नर का काम क्या होता है, इन्हें राज्यों के लिए एग्जीक्यूटिव हेड माना जाता है। एग्जीक्यूटिव हेड भी कौन होंगे, तो ये हमारे राज्यपाल ही होंगे। तो इसलिए आपको देखते हैं कि हर राज्यों में आपको क्या मिलेगा, एक राज्यपाल का पद मिलता है। जबकि अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ पे आपको गवर्नर का पद नहीं मिलता है। वहाँ पे आपको किस चीज़ का पद मिलेगा, वहाँ पे जो पद होता है वो होता है उपराज्यपाल का। और वो डायरेक्टली कौन अपॉइंट किया, इनको भी अपॉइंट किया जाएगा किनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और उपराज्यपाल को भी किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो भी किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर देखिएगा, अगला अनुच्छेद हमें जो पढ़ना है, अगला अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 154। इसमें बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां के बारे में चर्चा किसमें है। तो अब सवाल ये होता है कि राज्यपाल के पास ऐसी कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां होती हैं। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ लिस्ट देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो मुख्यमंत्री को जो अपॉइंट करना होगा, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम कौन करने वाले हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम मुख्यमंत्री की एडवाइस पर जो होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, मतलब मंत्री परिषद की भी नियुक्ति जो होगी वो कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। बट उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो उनके नेता होते हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी के जो चेयरमैन होंगे, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, उन सब की नियुक्ति जो होती है वो किनके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर या उनकी कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। अगले अगर अनुच्छेद पे चलें तो अगला जो अनुच्छेद है वो है हमारा अनुच्छेद 155। इसमें बोला गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी ना, राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, देखिएगा आप लोग, यहाँ पे बोला गया है राज्यपाल की नियुक्ति। यहाँ पे आपको कहीं पे भी शब्द ये नहीं मिल रहा कि राज्यपाल का चुनाव होता है। तो सवाल ये होता है कि राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं होता। तो देखिए इसके पीछे 2-3 कारण बताए गए हैं। जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और आप देखोगे तो राज्यपाल के चुनाव नहीं होता। उसी तरह से अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसमें जनता जो है वो सीधे रूप से भाग नहीं लेती। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना तो राज्यपाल के चुनाव को कराने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि देखिए अगर 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में अगर देखा जाए तो नियमतः 28 राज्यपाल बनने चाहिए। और हर एक राज्य में अगर एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए
देश का बहुत बड़ा संसाधन अगर खर्च किया जाएगा तो ये कहीं से भी उचित नहीं माना जाता है। इसीलिए राज्यपाल का कभी भी चुनाव नहीं होता, राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। एक सवाल यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का जो पद है वो हमने किस देश से लिया है। राज्यपाल का जो पद होता है वो हमने किससे लिया है, कनाडा से लिया है। तो राज्यपाल एज अ सेंट्रल ऑफ एजेंट और एग्जीक्यूटिव हेड भी काम करता है। कौन, राज्यपाल जो है आपका एग्जीक्यूटिव हेड भी काम करेंगे। अगला जो अनुच्छेद है वो है हमारा अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 किस चीज़ के बारे में बात करता है, तो टर्म का मतलब कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होगा। जनरली जब राज्यपाल ऑफिस में एंटर करते हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। लेकिन दूसरे कंटेक्स्ट में अगर पूछा जाए तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक क्या होगा, वो कार्यकाल कर सकते हैं, वो राज्यपाल बने रहेंगे। अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे कि उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए या उनको हटाया जाए तो प्रेसिडेंट्स के पास ये पावर होती है कि वो उनको हटा भी सकते हैं। बट जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आप क्या बताओगे, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अच्छा, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो तो राष्ट्रपति कर रहे हैं। अगर मान लीजिए राज्यपाल को कभी इस्तीफा देने का मन कर जाए, रेजिग्नेशन यानी कि त्यागपत्र, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो होंगे वो किनको दे सकते हैं, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र केवल और केवल राष्ट्रपति को देंगे। जबकि अगर इसमें कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे प्रेसिडेंट को मान लीजिए इस्तीफा देना हो तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते हैं, शपथ। प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलवाया जाता है CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन क्या प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन भी देते हैं CJI को, नहीं। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देंगे, यानी कि जो त्यागपत्र होगा वो किनको देते हैं, तो देश के वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ये चलता है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा। और रेजिग्नेशन भी ये किनको दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। अब आता है ओथ, यानी कि शपथ भी लेंगे, जिसके बारे में चर्चा किसमें किया गया है, आर्टिकल 159 में। ओथ यानी कि शपथ। तो सवाल ये पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएंगे, तो राज्यपाल को शपथ दिलवाने का काम क्या होता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन वो कौन से, कंसर्निंग हाई कोर्ट के। मतलब जिस भी राज्य, उदाहरण के लिए मान लीजिए बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो बिहार में जो पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करवाएंगे, इनको शपथ ग्रहण दिलवाएंगे। मान लीजिए कि वो मुख्य न्यायाधीश या अब्सेंट हैं, तो उनके परिस्थिति में जो सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो क्या कर सकते हैं, उनको अब ओथ या शपथ दिलवा सकते हैं। अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 बोलता है कि कंडीशन ऑफ अ गवर्नर, मतलब राज्यपाल की जो स्थिति है वो कैसी होगी। तो कंडीशन ऑफ गवर्नर में अगर देखोगे तो इसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे पहला पॉइंट ये होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विधानसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों या लोकसभा के सदस्य हों, तो अगर इनमें से कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर उनको किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है तो ये बोला जाता है कि उन्हें ये अपना पद क्या करना होगा, खाली करना होगा। मान लीजिए कि कोई पद खाली नहीं करता, तो जिस दिन आप राज्यपाल के पद पर नियुक्त होगे ना, आपका मान लिया जाएगा कि इनसे जो आपकी सदस्यता थी वो क्या मान ली जाएगी, आपकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी, स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। तो ये पहली कंडीशंस होती है। दूसरे कंडीशंस की अगर हम बात करें तो देखिएगा आगे, दूसरी कंडीशंस होती है कि जब आप गवर्नर बनोगे, यानी कि जब आप राज्यपाल बनोगे, तो आप किसी भी लाभ के पद पे नहीं रह सकते, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई भी लाभ के पद पे नहीं रह सकते। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो किनसे संबंधित है, गवर्नर से संबंधित है। हम लोगों ने 159 पहले ही देख लिया। ओथ जो होता है यानी कि जो शपथ ग्रहण होगा वो किनके द्वारा दिलाया जाएगा, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 161। ये बोलता है कि गवर्नर की क्या है,
जुडिशियल पावर से संबंधित है। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमादान की शक्ति। अच्छा, क्षमादान की शक्ति देश में दो व्यक्तियों के पास होती है, एक होते हैं राष्ट्रपति और दूसरे होते हैं हमारे गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो एक अंतर हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर में की क्षमादान की शक्तियों में क्या अंतर होता है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है वो किस अनुच्छेद से होती है? अनुच्छेद 72 के तहत। जबकि गवर्नर यानी कि राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति होती है वो किस अनुच्छेद से होती है? वो होता है 161 में। इन दोनों में पहला अंतर ये होता है कि राष्ट्रपति यदि चाहेंगे ना तो वो फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन फांसी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार किनके पास नहीं होता? वो राज्यपाल के पास नहीं होता है। दूसरा अंतर अगर आप देखोगे तो मार्शल लॉ के मामले में भी राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं? क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन मार्शल लॉ के मामले में गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती है। तो ये दो मुख्य अंतर होते हैं जो भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों को क्या बोलते हैं? क्षमादान शक्तियों को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद के अगर आप अनुच्छेद को देखोगे तो अगला अनुच्छेद है हमारा 163। 163 जो है वो किस चीज़ के बारे में है? वो बोलता है डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे अब इसको समझते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर आखिरकार राज्यपाल के पास ऐसी कौन सी पावर्स होती हैं? जैसे पहला इसमें बोला गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाएगी वो किसके पावर में आता है? डिस्क्रिशनरी पावर में। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2025 के अंदर चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे 2025 में। मान लेते हैं ऐसी स्थिति बन जाए कि किसी भी पार्टी की बहुमत ना आए। मान लेते हैं कि हमारे राज्य में कुल 3 पार्टियां थी, ए, बी और सी। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 243। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए, मान लेते हैं ए पार्टी को आ गया कितना सीट? 103 सीट आ गया। ए पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? 103। बी पार्टी मान के चल लेते हैं कि कितनी सीटें जीत के आ रही है? 100 सीटें जीत करके आ रही है। और सी पार्टी जो है वो कितनी सीटें जीत रही है? 20 सीटें जीत रही है। तो उस परिस्थिति में आप क्या देखोगे ना, हमें सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? इनके आधे से एक अधिक, लगभग 122 सीटें हमें चाहिए होंगी कि कोई भी दल जो होगा वो सरकार बना सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल क्या करेंगे ना, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उन्हें क्या कर सकते हैं? वो आमंत्रित कर सकते हैं कि आप क्या करोगे? आप आओ और सरकार बनाओ। तो ये हो सकता है, लेकिन उन्हें केवल 30 दिनों का ही समय मिलेगा और 30 दिनों के भीतर उन्हें बहुमत साबित करना होगा कि हाँ, उनके पास इतनी संख्या बल है कि वो सरकार चलाने के लिए क्या है? सक्षम है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा? ये अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जनरली कैसे होगी? अगर मान लीजिए कि इसमें से किसी भी राजनीतिक दल को क्या होता है, मान लीजिए एक को आ गया 125 सीटें, तो ऑब्वियस सी बात है उसने क्या है? बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। तो जब वो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी होगी तो उस स्थिति में क्या होगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसे लीडर ऑफ हाउस चुना जाएगा। और लीडर ऑफ हाउस को कौन नियुक्त कर दिया जाएगा? सीएम के पद पे नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से पहला डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? तो वो हमारे गवर्नर कर सकते हैं। दूसरे अगर हम इनके डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो आस्क गवर्नमेंट, ये क्या बोल सकते हैं? आस्क गवर्नमेंट टू प्रूव स्ट्रेंथ। मतलब ये जो अभी की सरकार चल रही है, जैसे मान लीजिए बिहार में अभी किसकी सरकार है? एनडीए की। और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि एनडीए की सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा जो हो वो ना हो, और इस बात की अगर जानकारी किनको हो जाती है? हमारे राज्यपाल को। तो राज्यपाल जो होंगे वो गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं कि आप अपने जो है विश्वास मत हासिल करिए। अगर आप विश्वास मत हासिल करेंगे तभी आप सरकार में क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये दूसरा पावर है। तीसरा पावर होता है डिसमिस सीएम। मतलब ये मुख्यमंत्री को डिसमिस कर सकते हैं, यानी कि उनको उनके पद से हटा भी सकते हैं। और चौथा जो डिस्क्रिशनरी पावर होगा डिसमिस सीएम के बाद, और ये बोल सकते हैं डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा को
भंग करना भी किनका एक अधिकार हो सकता है। तो विधानसभा को भंग भी किनके द्वारा किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 क्या बोलता है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, मतलब राज्यपाल की विधानी शक्तियां। अच्छा, एक चीज समझते हैं कि विधानपालिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है और न्यायपालिका क्या होता है। तो देखिए, एक छोटे से डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। लोकतंत्र के 3 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र जो होता है इन्हीं तीनों स्तंभों पे काम करती है। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधानपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो देखिए, अब हम इसको समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। विधानपालिका का काम क्या होता है? जैसे आप जब चुनाव देखते हो तो आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा और आपने विधानसभा का चुनाव देखा होगा। इन दोनों चुनावों के अंदर कैसे चुनाव होते हैं भाई? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। हम लोग सीधा वोट करते हैं उसके अंदर जाकर, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं संसद में और विधानसभा के अंदर वो क्या करेंगे वहाँ पे? उन सभी की जिम्मेदारी क्या होती है? कानून बनाना। तो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किनकी होती है? विधानपालिका की। लेकिन अब कानून तो बन गया, तो कानून जब बन गया तो कानून का पालन भी तो करवाना है ना। तो कानून पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका। जैसे देखिए, अगर उदाहरण के लिए बात की जाए, मान लीजिए बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। लेकिन इसमें से जो न्यूनतम मंत्री बन सकते हैं, न्यूनतम मंत्री कितने बनेंगे किसी भी राज्य में? 12। दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों की बात करें, और बाकी अगर अधिकतम मंत्रियों की बात करें तो वो 15% बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 15% जो उसके सदस्य हैं वो क्या बन गए हैं? कोई ना कोई मंत्री बन गए हैं, मतलब उन्हें किसी न किसी खास प्रकार की शक्ति दी गई है। तो वो कैसा बिहेव करेंगे? वो कार्यपालिका की तरह बिहेव करेंगे। और अगर इसके दूसरे उदाहरण की तरफ देखें तो जो पुलिस होती है, पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस, मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो पुलिस का काम है कि आपको रोकेगी, आपका चालान काटेगी। लेकिन पुलिस का काम सजा देना थोड़ी ना होता है। मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया तो पता चले पुलिस ही उसका जजमेंट कर रही है, इनकाउंटर कर रही है, तो वो गलत है। कार्यपालिका का काम केवल और केवल कितना होता है? कानून का पालन करवाना। अगर हम बात करें न्यायपालिका की, देखिएगा, न्यायपालिका का जो भारत के अंदर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का है। जैसे सबसे नीचे जो होता है वो कौन सी होती है? निचली अदालत। सबसे नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? निचली अदालत। उसके बाद ऊपर, उससे ऊपर जो कोर्ट होता है उसे बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। उसे क्या बोला जाएगा? सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए आपको निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला पसंद नहीं आया, या आपको लगा कि जज साहब ने कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो आप उस फैसले के खिलाफ कहाँ जाओगे? सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। फिर अगर वहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है तो कहाँ जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहाँ जा सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपको वापस से सुप्रीम कोर्ट में ही जाना होगा। हाँ, बट जो बेंच होगी ना, बेंच की संख्या जो होगी वो बदल जाएगी। ठीक है, जैसे ये निश्चित किया गया है कि जब भी कोई संवैधानिक मुद्दा होगा तो संवैधानिक मुद्दों पर अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की बहस हो रही है तो उसमें न्यूनतम जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उसमें न्यूनतम जजों की संख्या हो जाएगी 5। तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? सजा देना। तो देखो, तीनों के काम अलग अलग हैं। राज्यपाल के पास भी तीनों पावर्स होती हैं और राष्ट्रपति के पास भी क्या होता है? तीनों प्रकार की शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो राज्यपाल की विधानी शक्तियां जो होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बोला गया है? अनुच्छेद 168 के तहत।